So dear students, a very warm welcome to all of you for lecture number 3 of mechanical properties of fluids. तो देखते हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. नाउ व्हाट इज़ द नेम सरफेस टेंशन? हम जानते हैं कि टेंशन इज समथिंग रिलेटेड विद अ फोर्स, और सरफेस टेंशन उसका नाम इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पे काम करते हैं. तो एवरी लिक्विड सरफेस हैज़ गॉट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. वो क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ. आज हम लोग डेफिनेटली वही पढ़ने वाले हैं, क्यों होता है, क्या होता है एग्जैक्टली. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिकॉज ऑफ विच कुछ टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप स्पाइडर को एग्जांपल ले लो. वो लोग पानी के सरफेस पे दौड़ सकते हैं बिना डूबे, राइट. मतलब एक छोटा सा फिल्म होता है पानी के ऊपर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जिसके वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं लाइक स्पाइडर्स हैं, वो पानी के सरफेस पे चल सकते हैं विदाउट गेटिंग संक इन इट. नॉट ओनली दैट कि अगर देखो नीडल की अगर हम बात करें, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखो डायग्राम. सो ये डायग्राम देखो आप. So from this diagram it is very clear that this is a insect which is running on the surface of water. जैसे कि हम ग्राउंड पे चलते हैं वैसे वो पानी के सरफेस पे चल सकता है बिना डूबे, क्योंकि पानी के सरफेस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं. नॉट ओनली दैट, हम जानते हैं बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो उसको सिंक होना चाहिए. बट हम जानते हैं कि अगर स्टील का एक पिन ले ले, नीडल ले ले, और उसको एकदम धीरे से पानी के सरफेस पे रख ले, तो भले स्टील की डेंसिटी वाटर से बहुत ज़्यादा है या लिक्विड वाटर से बहुत ज़्यादा होगी, फिर भी वो स्टील का नीडल डूबेगा नहीं. एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फिल्म विच इज़ देयर ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर विच यू कॉल इट एज सरफेस फिल्म, एंड दैट सरफेस फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. तो मैं आपको फिल्म एक डायग्राम दिखाता हूँ. देखो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो एक नीडल रखा हुआ है, और इस नीडल मतलब मेटल का नीडल है, आयरन का नीडल है, जिसकी डेंसिटी पानी से बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो पानी में डूबता नहीं है. तो उसको कौन सपोर्ट देता है? सरफेस टेंशन. नॉट ओनली दैट, जब रेन ड्रॉप्स आसमान से गिरते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये डायग्राम भी दिखा देता हूँ. देखो जब रेन ड्रॉप्स आसमान से गिरते हैं या बादल से गिरते हैं फॉर एग्जांपल, सो क्या वो कोई भी शेप ले सकते हैं? मतलब गिरते समय वो क्यूब भी बन सकते थे, वो कुछ भी बन सकते थे, बट वो बनते हैं सिर्फ स्फीयर. ओके, स्फीयर. इनफैक्ट परफेक्टली स्फीयर नहीं बन पाते बिकॉज ग्रेविटी की वजह से वो खिंच जाते हैं. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो परफेक्ट स्फीयर बनते, तो ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा खिंच जाते हैं, इसलिए वो एग्जैक्टली स्फीयर जैसा तो नहीं बन पाते, बट वो बनना तो स्फीयर ही चाहते हैं, राइट. सो दिस अगेन हैपन्स बिकॉज ऑफ special property which exists in liquids, and that special property is called as surface tension. तो ये surface tension बहुत important है, और हम देखते हैं कि क्यों, और काफ़ी आसान है. You don't worry about that, right? So on the surface of a liquid there is a tiny film which is called as surface film, and that film is produced because of surface tension. तो हम देखते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, स्टार्ट करते हैं. हमको कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे तो ही हमको सरफेस टेंशन समझ में आएगी, राइट. तो सबसे पहला टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस. दोनों पढ़ते हैं एक साथ में, अधेसिव एंड कोहेसिव. मैं बता देता हूँ आपको. अधेसिव, force of attraction between molecules of different substances. Force of attraction between molecules of different substances is called as adhesive force. मतलब दो अलग अलग molecules या substances के बीच की जो force है उसको हम बोलेंगे adhesive force. The force between molecules of same substance is called as cohesive force, and the force between molecules of different substance is called as adhesive force. अब आप ये मत पूछना सर कौन सा वाला ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि देखो वो सब रिलेटिव है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना हाथ पानी में डालूंगा और बाहर निकालूंगा तो मेरा हाथ गीला हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, जब मैंने अपना हाथ पानी में डाला तो पानी के मॉलिक्यूल्स के पास दो ऑप्शन था. या तो वो मेरे हाथ पे चिपकते या वो पानी के साथ ही रहते. बट उन्होंने क्या चूज़ किया? उन्होंने मेरे हाथ के साथ जाना चूज़ किया. दैट मीन्स द अधेसिव फोर्स बिटवीन माई हैंड एंड वाटर इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. करेक्ट है. अच्छा, और एक एग्जांपल देखता हूँ. अगर समझो मैं अपने हाथ को मर्क्यूरी में डाल देता हूँ. एक वेसल है जिसमें मर्क्यूरी है, मैंने अपना हाथ मर्क्यूरी में डाल दिया एंड अब बाहर निकालूंगा तो व्हाट आई विल फाइंड दैट कि मेरा हाथ में एक भी मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल नहीं होगा. मतलब मेरा हाथ सूखा ही होगा, गीला नहीं होगा, राइट, मर्क्यूरी की वजह से. बिकॉज मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के पास भी दो ऑप्शन था. या तो वो
मर्क्यूरी के साथ रहते या फिर मेरे हाथ के साथ चले जाते, तो उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने मर्क्यूरी के साथ रहना चूज़ किया, राइट, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द अधेसिव फोर्स बिटवीन माई हैंड एंड मर्क्यूरी। सो बेसिकली आपको डेफिनेशन याद रखना है कि अधेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्सेस आर फोर्सेस इन सच ए वे दैट अधेसिव मतलब फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड कोहेसिव मीन्स फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं तो ऐसे हैं, समझो ये रेड है और ये ग्रीन है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो अधेसिव, और इन दोनों के बीच में हुआ ग्रीन ग्रीन तो उसको बोलेंगे कोहेसिव। तो मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कोहेसिव होता है, और सेम सब्सटेंस के बीच के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को हम कोहेसिव बोलते हैं, राइट। अगर आप फेविकोल की बात करो तो फेविकोल का दूसरा नाम अधेसिव भी है। आप कभी फेविकोल के डब्बे पे पढ़ना लिखा होता है कि अधेसिव्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये डेफिनेशन आप देख लेना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कोहेसिव एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज अधेसिव, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और द डिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल अप टिल विच। देखो, अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल को यहाँ रखा है और एक मॉलिक्यूल को इन्फिनिटी पे रखा है फिर भी अट्रैक्ट करेंगे। कोई तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जिसके बाद वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। So the maximum distance between the molecules up till which they attract each other is called as range of molecular attraction. तो याद रखना, what is range of molecular attraction? The maximum distance between the two molecules up till which they will attract is called as range of molecular attraction. अब हम आगे बढ़ते हैं sphere of influence की तरफ। sphere of influence बहुत easy है, आप ध्यान से सुनना। देखो, अगर समझो मैं एक मॉलिक्यूल को सेंटर मान लूँ तो वो किस दूरी तक के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। इट विल अट्रैक्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर एट ए डिस्टेंस टिल अ डिस्टेंस ऑफ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मतलब अगर ये एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लूँ तो वो कौन से जगह तक के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, वो सारे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा जो उसके रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में आते हैं, जो कि काफ़ी कम होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, राइट। सो द स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ले लो, उसके अराउंड एक स्फीयर बना लो सच दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, राइट। सो द स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल विथ रेडियस एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा। समझो, ये देखो, ये वो मॉलिक्यूल है, मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ या हाईलाइटर यूज़ कर। देखो, ये वो मॉलिक्यूल है, ये वाला। आई होप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये वाला मॉलिक्यूल है जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने बनाया है, और ये जो ब्लैक एरो है उसका लेंथ होगा, इसका लेंथ है, ये जो ब्लैक एरो है उसका लेंथ है r, इसका लेंथ है r। और आप याद रखना, r मतलब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, जो बोलना है आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स या range of molecular attraction. So a sphere drawn around a molecule with the molecule as the center and range of molecular attraction as the radius is called as sphere of influence. A molecule will attract and will get attracted by all the molecules in its sphere of influence. मतलब molecule अट्रैक्ट भी करेगा और अट्रैक्ट भी होगा उन सारे मॉलिक्यूल से जो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होंगे। मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर के मॉलिक्यूल्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मैंने कौन से मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया आप जानते हो। सो हम क्या क्या जानते हैं, देखो, अधेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, range of molecular force या range of molecular attraction, the maximum distance up till which two molecules will attract each other is called as range of molecular attraction, जो approximately 10⁻⁹ मीटर होता है। और r मतलब हम जानते हैं, r मतलब range of molecular attraction। और sphere drawn around a molecule with the molecule as the center and range of molecular attraction as the radius is called as स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है।
अब हम इतने सारे टर्म्स जान गए तो हम आगे बढ़ते हैं और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सरफेस टेंशन कम्स इन द पिक्चर, कि ये क्या रीज़न है कि सरफेस टेंशन होता है। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मतलब ये मॉलिक्यूल्स की थ्योरी यूज़ करके आपको सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। तो देखते हैं हाउ वी कैन डू दैट। लेट अस स्टार्ट। सो द टाइटल इज सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब गवर्नमेंट बुक ने क्या किया, उन्होंने एक डायग्राम बनाया जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। मैं बताता हूँ आपको। सी, एक बीकर है, उसमें लिक्विड है और उसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ए बी सी। अब ध्यान से देखो, ए जो है वो पानी के काफ़ी अंदर है, राइट। मतलब अगर आप ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाओगे तो वो पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पानी में आएगा। अगर आप बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाओगे, बी है ना जस्ट बिलो द सरफेस है, वो जो सरफेस है ना पानी का, उसके जस्ट नीचे कौन है, बी है, राइट। तो बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा पानी में नहीं आता है, थोड़ा सा एयर में आता है, राइट। और सी है ना जस्ट ऑन द सरफेस है, तो सी का आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पानी में आता है और बाकी का आधा एयर में आता है, राइट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सरफेस टेंशन वी विल कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स ए बी सी। ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड, B just below the surface and C is on the top, right, on the top. So अगर आप तीनों का sphere of influence बनाओगे तो A का sphere of influence तो पूरा का पूरा पानी में आएगा, B का थोड़ा सा एयर में आएगा और C का आधा एयर में और आधा पानी में। इसलिए वो सारे के सारे अलग तरह से बिहेव करेंगे। मैं तुमको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो, अगर डायग्राम ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे होगा। हम लोग अपना डायग्राम बनाते हैं, मैंने भी अपना डायग्राम बनाया। देखो, तो ये 3 मॉलिक्यूल है ए बी सी। ए जो है वो पूरा का पूरा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, आप देखो सर्कल बनाया मैंने, वो पानी में है, राइट। तो ए के साथ क्या होगा, देखो, ए के लेफ्ट में जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही राइट में होंगे, ए के ऊपर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है उतने ही नीचे भी होंगे। मतलब द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग ए इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। सो क्या होगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए विल बी इक्वल टू 0। मतलब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। देखो, मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि मॉलिक्यूल ए ओके, मॉलिक्यूल ए डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है उस पर, एनी नेट फोर्स, उसके ऊपर फोर्स एक्टिंग नहीं हो रहा है, राइट, एनी नेट फोर्स। चलो अब मॉलिक्यूल बी की बात करते हैं। आप मॉलिक्यूल बी को ध्यान से देखो तो उसका थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट क्या होगा, देखो ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा। मतलब मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये एक मिनट, हाँ, सी, ये वाला फोर्स कैंसिल, ये वाला फोर्स कैंसिल, ये लेफ्ट वाला राइट वाला फोर्स कैंसिल। बट ये जो लोअर पार्ट है, थोड़ा सा देखो, ये मैंने शेडिंग किया, ये जो लोअर पार्ट है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो बी को नीचे खींचेंगे। बी मतलब ये डॉट, ये जो डॉट है वो मॉलिक्यूल बी है। तो ये जितने मॉलिक्यूल्स शेडेड पार्ट में वो उसको नीचे खींचेंगे। अच्छा, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आप देखो एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं यहाँ पे, बट वो एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत नेग्लिजिबल होंगे क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम है। क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक मॉलिक्यूल कहीं और है, करेक्ट। तो इसलिए क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स उसको नीचे खींच रहे हैं ना, उसका फोर्स अनबैलेंस्ड ही रह जाता। मतलब अल्टीमेटली बी के ऊपर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसको कैंसिल सिर्फ कौन कर सकता था, एयर के मॉलिक्यूल्स, और एयर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम होते हैं, राइट। इसलिए हम लोग एयर के मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मॉलिक्यूल बी experiences a net downward force. So molecule B experiences a net downward force. तो मॉलिक्यूल B पे तो डाउनवर्ड फोर्स लगा, करेक्ट है। अब मॉलिक्यूल C का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेते हैं। देखो, मॉलिक्यूल C का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आधा पानी में है और आधा एयर में है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो सी, हाँ, ये जो नीचे मॉलिक्यूल्स है, नीचे वाले पार्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं,
ये सारे के सारे उसको नीचे खींच रहे हैं। ये लोअर हाफ में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सारे सी को नीचे की तरफ खींचेंगे, रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा सबका। और ऊपर बैलेंस करने के लिए एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ना के बराबर होंगे, वो डेंसिटी बहुत कम होती है ना। तो अल्टीमेटली सी विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सी विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ देखो, ए पे नेट फोर्स 0, बी पे फोर्स था नीचे की तरफ, लेकिन सी पे सबसे ज़्यादा फोर्स था। तो आई विल राइट हियर मॉलिक्यूल सी experiences molecule C experiences maximum force in the downward direction, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखो तो इतना पता चल गया कि ए पे नेट फोर्स 0 है, बी पे थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, सी पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो देखो अब मैं आपको एक लाइन बना के दिखाता हूँ। ये जो लाइन बनाया मैंने, ये जो डिस्टेंस है आप देखो ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये डिस्टेंस है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। आप सी मॉलिक्यूल को देखो तो ये जो डिस्टेंस है वो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, राइट। इन दिस फिल्म, इसको नाम भी दे देता हूँ, इस फिल्म को मैं नाम दे देता हूँ ए डैश बी बी डैश। तो इस फिल्म का नाम है ए डैश बी बी डैश। अब इसका थिकनेस भी हम जानते हैं 10⁻⁹ मीटर। इस फिल्म को बोलते हैं, देखो दिस फिल्म, ये फिल्म ए डैश बी बी डैश है ना, ये जो फिल्म है पूरा, दिस फिल्म इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। और इस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ऑल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि क्या होगा, ये जो ए डैश बी डैश वाला लाइन है उसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स का आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाओगे तो कुछ ना कुछ एयर में जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट आई मीन टू से इज दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स विच लाई इन द फिल्म, विच फिल्म ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश में जो भी फिल्म होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उस फिल्म में, सबके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। डाउनवर्ड फोर्स लग रही है मतलब मॉलिक्यूल्स जो है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं नीचे की तरफ। तो ऊपर जो फिल्म में मॉलिक्यूल्स का नंबर जो होगा कम होगा, मतलब जो फिल्म है उसमें मॉलिक्यूल्स की नंबर कम होने की ट्राई करेगी, राइट। कम होने की ट्राई करेगी तो उसकी सरफेस एरिया कम होगी, या फिल्म है ना श्रिंक होने की कोशिश करेगा। और अगर फिल्म श्रिंक होने की कोशिश करे, देखो फिल्म बहुत ज़्यादा श्रिंक भी नहीं हो सकता, तो इट कैनॉट श्रिंक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, इसलिए इट विल रिमेन अंडर टेंशन एंड दैट टेंशन इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, देखो सी, consider all the molecules which lie in the range AB A dash B dash, they all experience कौन सा फोर्स? डाउनवर्ड फोर्स, करेक्ट है। सबसे ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगेगा उन मॉलिक्यूल्स पे जो एकदम टॉप में है, बराबर है। मतलब अगर हम A डैश B डैश से AB की तरफ चले, राइट, तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा? सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा जो टॉप वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन पे। लेकिन ये तो पक्का है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स उस फिल्म में हैं सब पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। मतलब क्या हो क्या रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सरफेस होगा वो श्रिंक होने की कोशिश करेगा, छोटा होने की कोशिश करेगा, बट बिकॉज इट कैनॉट श्रिंक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, इट विल रिमेन स्ट्रेच्ड। मतलब वो सरफेस किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? ट्रैम्पोलिन की तरफ। आपने ट्रैम्पोलिन देखा है जिसपे बच्चे जंप करते हैं ऊपर नीचे, वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, राइट। हाँ ऑफकोर्स अब वो मेम्ब्रेन इतना भी स्ट्रांग नहीं होगा कि तुम उस पर चल पाओगे, नहीं तो हम तो पानी पे भी चल पाते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पाइडर्स होते हैं जो आराम से उस फिल्म पे सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द फिल्म दैट देर इज अ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का ये एक रीज़न है, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, करेक्ट। 3 लेट अस डिफाइन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। देखो अब एक लाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक, मैंने एक लाइन बना लिया। तो समझो मैंने फिल्म, ये पानी का फिल्म है, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया ये पानी का फिल्म है, और समझो मैंने इस लाइन से उसको काट दिया ऐसे, मतलब एक लाइन बना के मैंने काट लिया इसको ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, देखो उस तरफ वाला जो फिल्म है ना, ओके, मैं आपको, आप स्क्रीन पे देखो, राइट, ये वाला जो फिल्म है, ये पार्ट वाला फिल्म, इनको इस तरफ के मॉलिक्यूल्स खींचेंगे अपनी तरफ, और ये वाला जो फिल्म है उसको उस तरफ के मॉलिक्यूल्स खींचेंगे। मतलब अगर आप इस लाइन को देखो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट,
इसको खींचेंगे मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट, मतलब उसमें फोर्स लगेगा ऐसे, मतलब ये वाला जो लाइन के इस तरफ वाले मॉलिक्यूल्स है उनको राइट वाले खींचेंगे, और जो उस तरफ जो इस तरफ है लाइन के राइट की तरफ के मॉलिक्यूल्स है उनको कौन खींचेगा, उनको ये खींचेंगे ऐसे, सॉरी उनको ये वाला पार्ट के मॉलिक्यूल्स खींचेंगे, राइट। तो नेट फोर्स इस लाइन पे कितना होगा, जीरो। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस लाइन, जीरो। तो याद रखना। तो मैं डिफाइन कैसे करूं, मैं तो ये जानता हूं कि उसके ऊपर फोर्स तो है, इसलिए तो सरफेस टेंशन है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट। श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है फिल्म, मतलब ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है लेफ्ट वाले वो राइट वाले को अपनी तरफ खींच रहे हैं, राइट वाले लेफ्ट वालों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जो मेम्ब्रेन है, जो ऊपर का पानी का सरफेस है, वो श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे श्रिंक, बट वो बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं हो सकता, हेंस इट रिमेन्स अंडर टेंशन। तो अभी आप ध्यान से देखना, डिफाइन कैसे करूं। समझो ये फोर्स को मैं F मान लेता हूं और लाइन के लेंथ को मैं L मान लेता हूं, यहां से यहां तक, राइट। तो सरफेस टेंशन का अगर मैं बोलूं नेट फोर्स तो आंसर जीरो आएगा, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, देखो डेफिनेशन में आप संभाल के सुनना। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा, देखो आप ऐसे याद रखना डेफिनेशन, ऑन आइदर साइड, ठीक है। शायद गवर्नमेंट बुक में ऐसे बोथ साइड्स लिखा है, सही नहीं है, आप ऐसे याद रखना। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, राइट। क्योंकि अगर आप दोनों तरफ की फोर्स देखो तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, करेक्ट है। इसलिए एक्चुअली डेफिनेशन ऐसा आप याद रखना, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आएगा T इज इक्वल टू F बाई L। सो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू व्हाट, F बाई L, करेक्ट है। T इज इक्वल टू F बाई L, आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन विल बी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। नॉट ओनली दैट, इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन फोर्स का आप सबने याद ही रखा होगा, m1 L1 T माइनस टू डिवाइडेड बाई L1, तो आंसर आएगा m1 L0 T माइनस टू, करेक्ट है। तो ये सरफेस टेंशन का डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस मतलब वो सरफेस जो एयर के साथ कांटेक्ट में होता है, करेक्ट है, पानी का सबसे ऊपर वाला सरफेस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और सोचते हैं। सो अगर आप डायग्राम को देखो तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म, दिस आप जानते हैं कि इसको सरफेस फिल्म बोलते हैं, राइट। एंड वी ऑल नो द थिकनेस ऑफ द सरफेस फिल्म इज 10⁻⁹ मीटर। और क्या जानते हैं हम लोग कि इस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, राइट। तो ये फिल्म में सारे मॉलिक्यूल्स पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो समझो अगर मैं कोई मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये सब एरिया में तो नेट फोर्स जीरो है, ये जो पार्ट है ये सब जो सरफेस फिल्म के अंदर नहीं है लिक्विड का, ये सब पार्ट, इसमें नेट फोर्स जीरो एक्ट होता है। जैसे ही मैं फिल्म के अंदर एंट्री लूँगा तो मॉलिक्यूल को और ऊपर ले जाने के लिए आई विल हैव टू वर्क अगेंस्ट व्हाट, द डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स को और ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा अगेंस्ट विच फोर्सेस, अगेंस्ट डाउनवर्ड फोर्सेस, करेक्ट। एंड दिस वर्क डन बाय मी विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द फिल्म, राइट। तो जब भी हम कोई मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जाते हैं पानी के एकदम नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, तो जब तक हम लिक्विड के अंदर है लेकिन फिल्म में नहीं है तब तक हमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है किसी के अगेंस्ट, क्योंकि नेट फोर्स तो ज़ीरो है। बट जैसे ही हमने फिल्म में एंट्री मारी, राइट, उसके बाद हमको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, राइट, अगेंस्ट द डाउनवर्ड फोर्सेस, क्योंकि हम जानते हैं कि फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप मॉलिक्यूल को फिल्म में ले जाओगे यू विल हैव टू वर्क अगेंस्ट दैट एक्सटर्नल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, एंड दिस वर्क डन बाय यू इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इस फिल्म के पास एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, आप याद रखना ये, राइट। नाउ लेट अस कैलकुलेट डेफिनेटली। तो सरफेस एनर्जी होती है एंड
अब हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहला तो थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। और अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, राइट। तो देखते हैं हम लोग। अगर आप सरफेस एनर्जी के हिसाब से सोचें, हम लोग थोड़ा इस पर और डिस्कशन करते हैं, तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, सबकी एनर्जी ज़्यादा है। एंड इट इज़ लॉ ऑफ नेचर दैट हर सिस्टम अपना एनर्जी कम करने की कोशिश करता है। जैसे कि पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो होता है बिकॉज इट वांट्स टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि हर बॉडी अपना एनर्जी को कम रखना चाहता है स्टेबल होने के लिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप कर जाता है बिकॉज इट वांट्स टू रिड्यूस इट्स एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। ठीक है, हालांकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए वैलिड नहीं है, बट लॉ ऑफ नेचर तो यही है कि हर चीज़ क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है तो स्टेबल हो जाते हैं, राइट। तो अब ये एनर्जी है क्यों? मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो मॉलिक्यूल्स अपनी नंबर कम करने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड्स मॉलिक्यूल क्या करना चाहते हैं कि सरफेस को छोटा करना चाहते हैं, और क्योंकि वो एक लिमिट से ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सरफेस किसकी तरह बिहेव करता है, एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, राइट, विच कैन सपोर्ट स्मॉल वेट्स एंड ऑल दैट इज़ द रीज़न ऑफ सरफेस। तो याद रखना आपको, अगर तो मॉलिक्यूल्स तो श्रिंक होने की कोशिश करते हैं, सरफेस श्रिंक होने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सरफेस को खींचना है, बड़ा करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ऑफ कोर्स अगर सरफेस को बढ़ाओगे तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ेगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपर, राइट। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेट अस कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। आज के लेक्चर में ये लास्ट आर्टिकल है, तो देखते हैं कैसे करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनना आप। तो कंसंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये एक फिल्म है PQ, ये एक फिल्म है, सोप फिल्म समझ लो, या सोप फिल्म है, सोप फिल्म, साबुन का फिल्म है। मतलब आपने एक फ्रेम बनाया PQRS, एक फ्रेम है PQRS, वायर से एक फ्रेम बना दिया PQRS, पानी में डुबा लिया, तो उसके अंदर एक फिल्म जनरेट हो गया, राइट। फिल्म मतलब मालूम है आपको, राइट, फिल्म जैसा जनरेट हो गया। तो साबुन का फिल्म है PQRS, ठीक है। अगर वो साबुन का फिल्म है तो देखो हो क्या रहा होगा, ये जो है ना, यहाँ पे ये जो फिल्म है ना, ये फोर्स जनरेट कर रहा होगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द फ्रेम, क्योंकि फिल्म है तो फिल्म में फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जनरेट होगा, ऐसे सब जगह पे, ठीक है ना। ओके, अब ये PQ तो कुछ हो नहीं सकता, PQ का तो कुछ नहीं हो सकता, वो थोड़ी खींच सकते हो तो फिक्स्ड है, PS भी फिक्स्ड है, SR भी फिक्स्ड है। सिर्फ QR जो है वो स्लाइडर है, वो मूवेबल है। तो ये PQRS जो फ्रेम है उसमें खाली QR जो है वो मूव हो सकता है, राइट। तो QR के ऊपर क्या लग रहा है, लेट अस से फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लग रहा है। कितना लग रहा है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, अभी निकाल लेते हैं। क्या सब लोग को याद है कि T = F/L था, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा, T × 2L। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T × 2L। ऑब्वियसली अब ये आधे बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये आप क्या कर रहे हो, आपने तो पढ़ा है T = F/L, बराबर है। अच्छा, वो भी मैं फोर्स सिर्फ QR पे निकाल रहा हूँ। अब QR पे ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वही मूव हो सकता है, बाकी तो कोई मूव ही नहीं हो सकते, बिकॉज वो पूरे फ्रेम PQRS में मूवेबल सिर्फ QR है, QR ही आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो मतलब ऐसे बनाया है QR को कि वो हिल सकता है, बाकी कोई हिल नहीं सकता, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F/L है, तो सर आपने F को T × 2L कैसे लिख लिया। अब एकदम कॉन्सनट्रेट करना प्लीज़, मैं इसके लिए मैंने आपको और एक डायग्राम बताया। देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए स्पेशल। देखो, ये जो है ना, इसको आप अपना स्लाइडर मान लो RQ, जो आगे पीछे हो सकता है इस पर फ्रेम पे, RQ। अब मैंने ये बड़ा सा डायग्राम बनाया, देखो इसका RQ भले एक पतला सा वायर है, मैंने उसको झाड़ा बनाया। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो फिल्म आपको दिख रहा है, राइट, उस फिल्म का नेग्लिजिबल थिकनेस नहीं होता। साबुन का फिल्म का थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होगा उसका थिकनेस। तो क्या होता है कि अगर ये साबुन का फिल्म है समझो ऐसे, तो इसके ऊपर वाले लेयर में भी सरफेस टेंशन लगेगा, नीचे वाले लेयर में भी सरफेस टेंशन लगेगा। तो आप उस डायग्राम को ध्यान से देखना, आप वो जो मैंने बनाया है, राइट। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो ये डायग्राम देखो ध्यान से। हाँ, ये आप देख रहे हो, इसके ऊपर वाले, ये फिल्म का कुछ ना कुछ थिकनेस है, फिल्म जाड़ा है। भले हमको आंखों से देख के पतला लगता है, बट रियलिटी में अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत जाड़ा होता है फिल्म।
तो ऊपर भी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगेगा और नीचे भी लगेगा, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं फोर्स को T इंटू 2L। इधर L में लग रहा है फोर्स ऐसे, और देखो मैं ये मिरर वाला कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा हाथ शायद उल्टा दिखे आपको, इसलिए आप डायग्राम देखो उधर, राइट। तो आप देखोगे कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो TL ऊपर TL नीचे दोनों ऐड करके आंसर क्या आ गया, F इज इक्वल टू T इंटू 2L। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, करेक्ट। अब देखो, लेट अस से दैट इस फोर्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा काम करता हूँ, ये जो F है, F के अगेंस्ट में थोड़ा सा काम करूँगा, ओके। ये F जो है, ये वाला फोर्स, इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा काम करता हूँ, मतलब समझो F का वैल्यू 100 न्यूटन है, तो मैं 100.001 न्यूटन लगा देता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लाइडर धीरे धीरे राइट की तरफ चलेगा, राइट। मतलब अगर ये F है तो F डैश भी ऑलमोस्ट F जितना ही है। मैंने तो आपको बताया कि ये 100 है तो ये 100.001 है, राइट। तो 100 ही मान लीजिए उसको। तो F डैश और F ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये F डैश की वजह से ये फिल्म बढ़ा थोड़ा लेंथ में dx, मतलब मैंने एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाया मतलब मैंने काम किया, राइट। एरिया बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा, और कितना काम किया वो निकालना पड़ेगा, राइट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, राइट। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स। व्हाट इज वर्क डन इक्वल टू एफ डी एक्स, 2f/dx। अब 2f क्यों आप समझ लेना, राइट। सो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, 2f/dx, राइट ना। सॉरी, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ये डी एक्स है डिस्प्लेसमेंट, राइट। और फोर्स हम जानते हैं जिसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं वो है टी इंटू 2L इंटू डी एक्स, करेक्ट है, राइट। देखो एल डी एक्स क्या है, ऊपर वाले सरफेस का एरिया। 2L dx मतलब ऊपर वाला, देखो तुमने अगर फिल्म को खींचा तो तुमने ऊपर भी एरिया बढ़ाया और नीचे भी एरिया बढ़ाया, राइट। तो ऊपर L dx नीचे L dx, तुम्हारा टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 2L dx। तो 2L dx dw इज इक्वल टू T इंटू डी ए, वेयर डी ए इज नथिंग बट इंक्रीज इन द एरिया। डी ए इज इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, करेक्ट। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टी डी ए। आपको समझ में आया इंक्रीज इन एरिया 2L dx कैसे आया, L dx ऊपर एरिया बढ़ा और L dx नीचे की तरफ एरिया बढ़ा, क्योंकि फिल्म है तो ऊपर भी फ्री सरफेस होता है नीचे भी फ्री सरफेस होता है, राइट। तो आपका T का फॉर्मूला आएगा T इक्वल टू dw/dA। तो ये आपका सबसे मतलब सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब आपके पास दो फॉर्मूला है, एक तो T इज इक्वल टू F/L पहला, और सेकेंड वाला T इक्वल टू dw/dA। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन का और एक यूनिट होगा जूल पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये T इंटू 2L यहाँ पे आप फंस जाओगे। मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, L dx ऊपर L dx पीछे नीचे, फिल्म के नीचे की तरफ, तो 2L dx, करेक्ट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन इज T इक्वल टू dw/dA। So thanks for watching the video and see you in the next video, right?